टेंशन इन अ रोप कैरिंग अ मास। आपने एक रोप वॉकर तो देखा ही होगा। वो कोई रस्सी है, कोई रस्सी इस तरह की है और इस पर ये रोप वॉकर अपना चल रहा है। हाथ में उस रोप वॉकर ने एक डंडा लिया हुआ है, बड़ा सा हॉरिजॉन्टल बार हाथ में इस रोप वॉकर ने रखा हुआ है और एक रस्सी है, मान लो एल लेंथ की रस्सी थी। रस्सी की जो लेंथ थी वो एल थी। अच्छा, जब कोई खड़ा होता है, यानी कि जब कोई रस्सी पर खड़ा होता है तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन की बात है, रस्सी सैग कर जाती है नीचे। जहाँ पर खड़ा होगा वहाँ बीच में ऐसे, जहाँ पर भी खड़ा होगा वहाँ नीचे धंस जाएगी। तो मान लो कि रस्सी अगर इसको जितना नीचे नीचे तक गई, उसको उस सैग को वाई से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज़ द सैग। सैग यानी SAG, इसको सैग कहते हैं। एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द रोप, एल बी द लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, मान लीजिए कि जो रोप वॉकर थी, यानी कि ये कंडीशन है रोप वॉकर की। रोप वॉकर जो रस्सियों पे चलते हैं, हाथ में इन्होंने एक बड़ा डंडा स्टेबिलिटी के लिए रखा होता है। अगर ये बड़ा डंडा नहीं होता तो स्टेबल नहीं रह पाते रस्सी पे। एक बहुत ही अजीब चीज़ है, हमें लगता है कि ये डंडे की वजह से अनस्टेबल हो जाएंगे, हालांकि ये चीज़ एंगुलर सेंटर ऑफ मास और एंगुलर जब हम एंगुलर डायनेमिक्स में चलेंगे, हम जो रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बातें करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की बातें करेंगे और सेंटर ऑफ मास की बातें करेंगे और टॉर्क की बातें करेंगे, तब जाके ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। फिलहाल हम चलते हैं कि इसकी मास क्या है, m है। इस बंदे की मास क्या नहीं, जो रोप वॉकर है उसकी मास m है। तो ये mg फोर्स से नीचे अर्थ उस पर एक फोर्स लगाएगी, इसको जिसकी वजह से उसके अंदर वेट क्रिएट होगी mg, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक लगेगी, mg एक्ट करेगी। अच्छा, नीचे की तरफ mg से खींचा जा रहा है इस बंदे को, तो और ये बंदा खड़ा हुआ, रुका हुआ है, एकदम स्टेबल खड़ा है। स्टेबल खड़ा है यानी इस बंदे की एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन क्या है, सिस्टम की 0 है, यानी कि कहीं ना कहीं नेट फोर्स 0 होना चाहिए। एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर मैं कहूँ सिर्फ यही एक फोर्स लग रही है, ये रस्सी पर जब बंदा खड़ा है तो नीचे चले जाना चाहिए था, यानी कि F = ma, यानी फोर्स बाय m = एक्सेलरेशन a, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई है जो इसे रोक रहा है। तो वो जो इसे रोक रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लगा रहा है। इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं जनरली, या रिएक्शन फोर्स से भी नाम देते हैं। इसको हम रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है। यानी कि क्यों सेल्फ एडजस्टिंग होती है, क्योंकि अगर मान लो ये फोर्स ज़्यादा होती है तो ऊपर फेंका जाता और नीचे होती है तो नीचे धंस जाता है। इसका मतलब आप कहीं बैठे हुए हैं, तो आप क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि आप नीचे की और ऊपर दोनों नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये n की वैल्यू mg के बराबर ही होगी इस वक्त में, तब तो ये खड़ा है, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अब सवाल उठता है ये n आया कहाँ से, क्योंकि हम तो टेबल पर जब बैठे होते हो तो टेबल की सरफेस हमें धक्का देती है ऊपर की तरफ, तो टेबल गिरने नहीं देती, यानी इतना बैलेंस करके चलती है कि मैं जितना mg नीचे लग रहा है उतना ही n यानी n = mg ऊपर लग रहा है, तो हम बैठे हुए हैं, यानी ना तो हम ऊपर फेंका रहे हैं ना हम नीचे गिर रहे हैं, हमारी एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन ये तो रस्सी पे खड़ी है, नीचे कोई ज़मीन पे नहीं खड़ी है। इसका मतलब ये फोर्स रस्सी से आ रहा है। रस्सी में कहाँ से आ रहा है, तो रस्सी में कहीं ना कहीं फोर्स है। तो रस्सी तो वजह खुद कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, कम कहीं का रस्सी में टेंशन क्रिएट हो रहा है। रस्सी में मान लो रस्सी इधर कहीं से बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई तब तो बंदा खड़ा रह सकता है ना इस पर, यानी कि रस्सी में कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हो रही है। तो लेट अज्यूम मैं इसका दूसरा एक फिगर बनाता हूँ कि दूसरा इसको अगर इसको मैं अभी 1 मिनट इसको थोड़ा सा मिटाऊँ जगह के लिए, ताकि ऊपर वाला रहने दो। और मैं यूँ कहूँ कि ये बंदा बीच में यहाँ खड़ा था, इस पॉइंट से दिखाऊँ इस बंदे को, और ये रस्सी से दोनों तरफ ऐसे टेंशन लग रही थी, यानी कि रस्सी ये थी और रस्सी ऐसे बंधी थी, और ये अजम्पशन लिया कि एक टेंशन इधर लग रही थी और एक टेंशन इधर लग रही थी। ठीक है, और दोनों तरफ खींचेगी ना रस्सी, और ये बंदा यहाँ पर है। ठीक है, और मैं उसमें एक इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल से कितनी दूरी पर ये रस्सी खींच गई, यानी कि इसको मैं अजम्पशन लूँ, इसको मैं अजम्पशन नहीं ऐसे करता हूँ, यानी कि इसको बराबर समझता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन मैं करता हूँ चीज़ों का। तो ये मुझे समझ में आता है कि ये थीटा एंगल दोनों तरफ बना रही है। ठीक है, और ये रोप वॉकर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर क्या है, ये रोप वॉकर है, रोप वॉकर। ठीक है, तो ये टेंशन लगेगी। तो अगर टेंशन एक फोर्स टेंशन इधर लग रही है, एक टेंशन इधर लग रही है, तो कोई फोर्स टेंशन इधर लग रही है रस्सी में, तो इसकी 2 कंपोनेंट होगी, एक कंपोनेंट इसकी इधर की साइड होगी और एक कंपोनेंट इधर की साइड होगी,
यानी थीटा एंगल से है तो इधर वाली साइड को अगर थीटा एंगल से हो तो टी कॉस थीटा कह सकते हैं, जो कि हम बहुत पहले से जानते हैं, पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको रिपीटेशन, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये चीज़। और जो इधर वाली दो इधर वाली उसी तरह ऊपर वाली होगी वो टी साइन थीटा हो जाएगी। उसी तरह ये वाली जो टेंशन टी है, अब सवाल ये उठता है कि दोनों, इसका नाम T1 T2 क्यों नहीं रखा होता, तो अलग अलग टेंशन होनी चाहिए था ना। हाँ एक्चुअली ये सेम होगी, ये कैसे सेम होगी अभी बात करते हैं। अभी आप मान लीजिए कि सेम है तो इधर भी टी कॉस थीटा लगेगी इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, यानी कि ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ इक्वली, तो ये कट गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये इधर और फिर इधर इन टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा ऊपर लगेगी, इसके वजह से थीटा है तो ये टी साइन थीटा ऊपर की तरफ लगेगी, तो यानी कि ये 2t साइन थीटा लगेगी। हमारी टेंशन ऊपर क्या लग रही है, 2t साइन थीटा लग रही है, यानी कि ऊपर जो ये n इक्वल टू mg लग रहा है, एक्चुअली ये 2t साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, n में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हमें mg के बराबर है। ये तो कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ये दोनों टेंशन इक्वल कैसे हो गया। मान लीजिए कि इक्वल नहीं है, मान लीजिए कि इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो रस्सी के इधर की तरफ ज़्यादा, मान लीजिए, या इधर की तरफ ज़्यादा है, किसी की तरफ मान लो इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जो रस्सी पर किसी भी पॉइंट पर लगेगी, अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो किसी पॉइंट पर मान लीजिए कि इधर तो नेट फोर्स इधर लग रही है, इधर ज़्यादा लग रही है मान लो, तो इधर लग रही है, तो यानी कि इस पॉइंट को इधर एक्सेलरेट कर देना चाहिए था। हालांकि ऐसा नहीं हो रही है, और मैं और कंडीशंस को थोड़ा आगे बढ़ा के कहूँ कि अगर वो पॉइंट मास पे जो रस्सी की जो पॉइंट पोजीशन है जिस पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ टेंशंस को दोनों तरफ की, अगर वो जीरो मास लगभग जीरो, मानी अप्रोचिंग टू जीरो मास है, बहुत थोड़ा मास होगा ना उस पॉइंट पे, तो उस अगर मास अप्रोचिंग जीरो होगा तो वो तो इन्फिनिटली एक्सेलरेट कर जानी चाहिए थी। ये भी एक सवाल आता है, हालांकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है। ये बात ये बताती है कि ये दोनों टेंशंस किसी भी पॉइंट पर, रस्सी के किसी भी पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टेंशन का मतलब वो तब जबकि हम कुछ उस पर रख रहे हैं तब, तो यहाँ पर ये मतलब है टेंशन का, वो टेंशन किस वजह से क्रिएट हो रही है, जब कोई उस पर वेट हम रख रहे हैं उस रस्सी के उस पॉइंट पे, तो उसके दोनों तरफ टेंशन इक्वल्स होगी। अब ये सवाल हो गया, इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, यानी कि mg इक्वल टू 2t साइन थीटा, ये हमारे पास मिल गई। अब इससे अच्छा साइन थीटा क्या था, अच्छा ये बताइए, ये जो था ये सैग ही तो था, ये वाई ही तो था, हाँ वाई ही तो था, यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा ये रस्सी ही तो थी, पूरी रस्सी, तो यानी कि ये आधी रस्सी हो गई, यानी कि आधी रस्सी, अच्छा रस्सी यानी कि हाफ लेंथ है क्या, तो साइन थीटा क्या होती है, साइन थीटा हमारी होती है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो ये वाई सैग थी जिसको अप्रॉक्सीमेट मैंने सैग माना था, और ये हाफ एल था 1/2L, दिस वाज द साइन थीटा एक्चुअली। अच्छा अगर हम ये अप्रॉक्सीमेशंस ले कि वाई हमारा बहुत ही छोटा है एल के मुकाबले में, यानी कि सैग बहुत कम है, यानी कि रस्सी नीचे नहीं खींचे, रस्सी तान दिया, इतना जोर से ताना कि रस्सी नीचे नहीं जा रही है। हम देखें मेरा ड्यूरेशन आई थिंक चल रहा है, थोड़ा सा और समय लगेगा, रस्सी तनी नहीं, तो अगर ये कंडीशन है कि रस्सी नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी थीटा की वैल्यू बहुत ही यानी जीरो के करीब पहुँच रही है थीटा, यानी कि मेरी रस्सी एकदम ऐसे तनी हुई है, ऐसे, यानी कि सैग एकदम लगभग इम्पॉसिबल जीरो की तरफ है, इसका मतलब टेंशन इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ये भाई क्यों, क्योंकि ये क्योंकि mg की कोई वैल्यू फिक्स है, अगर ये जीरो हो जाएगी तो mg को तो जीरो हो जाएगा, mg जीरो नहीं है, तो ये जीरो होगी तो टेंशन इनफाइनाइट की तरफ इंक्रीज करेगी, टेंशन क्या होगी इनफाइनाइट की तरफ इंक्रीज करेगी। ये इसलिए भी कि y बहुत छोटा हो जाएगा, y बहुत छोटा हो जाएगा तो l के मुकाबले, तो ये लगभग जो वैल्यू क्रिएट होगी ना, लगभग जो यानी कि ये बहुत कम आ जाएगी, बहुत कम होने की वजह से ये बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, इन्फाइनेटली जीरो की तरफ अगर इंटेंड करेंगे तो, क्योंकि साइन जीरो होता है, ये भी समझ सकते हैं, साइन जीरो तो जीरो की तरफ वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टेंशन को कुछ इन्फिनिटली इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि mg कुछ वैल्यू होती है, तो ये इम्पॉसिबल है। ये कौन से इम्पॉसिबल है, यानी इसलिए इम्पॉसिबल है, तो कभी भी अगर रस्सी पर कोई वजन डालते हैं, कोई रस्सी पर आप खड़े हो गए तो ये झुकेगी ही तो झुकेगी, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कोई थीटा जरूर बनेगी, ऐसा नहीं होगा बहुत जीरो की तरफ हो जाएगा, थीटा नहीं बनेगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर थीटा कम पड़ जाए, यानी कि हम रस्सी को ऐसे बनाएं कि रस्सी लूज रस्सी बना दिया, तो टेंशन क्या हो जाएगी, थीटा बढ़ा दिया ना, थीटा बढ़ा दिया तो टेंशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी रस्सी में टेंशन तनाव ज़्यादा नहीं रहेगा। दिस इज ऑल वी गोना, होप यू आर डूइंग वेल। हमारे समय भी हो चुके हैं 9:35, 10 मिनट्स की फुल HD रिकॉर्डिंग मिलती है। आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, कंटिन्यू द सीरीज।